हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रूट्स ऑफ स्पेशल एजुकेशन। गाइस, एग्जाम प्रिपरेशन सीरीज में हम लोग धीरे धीरे करते करते छठे पेपर पर आ गए हैं, जो कि संडे को लास्ट पेपर रहेगा गाइस। और जिसके जो है दो सेशन ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन के ऊपर। और मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग भी जितने भी अवेलेबल रिसोर्सेस हैं उनसे अपनी तैयारी जो है वो जोर शोर से अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। तो आइए इसी सीरीज में पार्ट 3 देखते हैं, जिसमें और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो है थोड़े से टेक्निकल कंटेंट जो है मैं इस सेशन में लेकर के आई हूँ गाइस। ठीक है, तो आइए रिव्यू करते हैं कंटेंट में क्या क्या रहेगा। तो गाइस, इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट मैं आपको बताना चाहूंगी, जैसे कि इनमें जो लिया गया है, तो आपको जो है ना कंटेंट को समझना होगा। ठीक है, तो आपसे किसी भी वे में वो पूछे, आपको चीजें समझ में आनी चाहिए। अब ये मैं समझिए कि क्लासरूम मैनेजमेंट 2.3 की मैं बात कर रही हूँ। एक बार आप सिलेबस खोल के भी देख लीजिएगा, हो सकता है यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट आपको दिखाई दे रहा हो। ठीक है, 2.3 में क्लासरूम मैनेजमेंट की बात करें तो क्लासरूम मैनेजमेंट भी आपसे पूछ सकता है। और आपको ऊपर क्लासरूम मैनेजमेंट के ऊपर जो है आपका 10 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है। तो अब इस क्वेश्चन को 10 नंबर में आप कैसे हैंडल करोगे? तो भी इसके अंदर जब ये डैश लगा दिया गया ना, तब इसके अंदर जो चीजें हैं वो इसी का ही पार्ट है, इसी का ही सब सेक्शन है। तो अगर आपसे 10 नंबर में ये पूछ ले कि जो है आप क्लासरूम मैनेजमेंट की क्या क्या स्ट्रैटेजीज हैं, तो आप जो है उसमें टीम टीचिंग, शैडो टीचिंग, पीयर ट्यूटरिंग, कोऑपरेटिव लर्निंग, है ना, पीबीआईएस, इनको डिस्कस करेंगे। समझ आ गई बात अब मेरी? और अगर टीचिंग स्ट्रैटेजी पूछ लेता है इंक्लूसिव स्कूल के लिए, है ना, जिसको आप वेरी इंपॉर्टेंट मान सकते हैं ऐसे टाइप क्वेश्चन के लिए, तो आपको यहाँ पे दो टीचिंग स्ट्रैटेजी को देना है, दैट इज यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग, दैट इज यूडीएल, और डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, तो ये जो हेडिंग होती है ना, हेडिंग के अंदर सब हेडिंग्स होती हैं, तो उनको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। बच्चे क्या करते हैं कि जो ये जो हेडिंग है इसी को एक टॉपिक मान के ढूंढना और समझना प्रयास कर देते हैं, उसमें वो कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर वो आपसे जब ऐसे टाइप क्वेश्चन में इसको पूरा पूछेगा तो बोलेगा अच्छा इतना बड़ा 10 नंबर का कैसे आ गया? नहीं, ये जो पांच इसकी स्ट्रैटेजी है वो इसका ही पार्ट है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्लासरूम मैनेजमेंट और फिर तो ऐसे ऐसी बहुत सारी चीजें थी, इसलिए मैंने इसको बताना उचित समझा आप लोगों को। जैसे कि एक और एग्जांपल लीजिए आप लोग, जैसे कि आपसे स्ट्रक्चरल और विजुअल सपोर्ट की बात करता है, स्ट्रक्चरल और विजुअल सपोर्ट की, तो यहाँ पे आपको टीच और स्ट्रक्चरल टीचिंग की बात करनी है, जो कि एएसडी से डायरेक्टली कनेक्टेड है। अगर आपसे बिहेवियरल स्ट्रेटजीज और अप्रोचेस पूछता है, तो आपको एबीए, बीबीए और सीबीटी को करना है ना। ये आपको इंडिविजुअल भी पूछ सकता है, सीबीटी, एबीए, बीबीए, देखो 1 मार्क्स में भी आया, फिर ये 2 नंबर में भी पूछ सकता है, और फिर ये आपको आपका एक अगर इंडिविजुअल पूछे तो 5 में भी पूछेगा। और अगर उसने बिहेवियरल स्ट्रेटजीज और अप्रोचेस बोल दिया कि कोई दो बिहेवियरल स्ट्रेटजीज और अप्रोचेस बोलिए, तो आपको बीबीए, एबीए और सीबीटी को बताना होगा। समझ रहे हो मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रही हूँ, है ना? तो ये है आपके, और एएसडी से रिलेटेड स्ट्रेटजीज और अप्रोचेस तो आपको लीप, ईएसडीएम और इस तरह से इनको एक्सप्लेन करना होगा। ओके, तो चलिए मूव करते हैं इस सेशन के ऊपर। तो आज का सेशन फुल्ली सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर रहेगा, जिसमें सबसे पहले है गाइस क्लासरूम मैनेजमेंट। ये क्लासरूम मैनेजमेंट क्या होता है? क्लासरूम मैनेजमेंट इज अ टर्म educators use to detail process that ensures lessons in the classroom run smoothly and without disruptive behavior। ठीक है, क्लासरूम मैनेजमेंट क्या होता है? जहाँ पे एक जो एजुकेटर होता है वो पूरी क्लास को किस तरह से मैनेज करेगा, ना केवल कंटेंट डिलीवरी, बल्कि वो क्लास में जो बच्चे हैं उनका जो प्रॉब्लम बिहेवियर है, डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर है, उसको किस तरह से मैनेज करेगा। स्किल बिहेवियर है तो उसको किस तरह से रीइंफोर्स करेगा ताकि वो बना रहे, और अगर डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर है तो उसको किस तरह से कम करेगा ताकि क्लास में कोई डिस्टर्बेंस ना आए। तो ये सारी चीजें किसमें आएंगी गई? क्लासरूम मैनेजमेंट में आएंगी। अब इस क्लासरूम मैनेजमेंट में बहुत सारी स्ट्रैटेजीज होती हैं, तो वो कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज है? वो ये स्ट्रैटेजी है। अगर अलग से 2 नंबर में क्लासरूम मैनेजमेंट पूछा तो आप ये बताएंगे। अगर आपको 5 या 10 नंबर में पूछ रहा है तो आप ये इसकी स्ट्रैटेजी को एक्सप्लेन करेंगे। बात समझ रहे हैं? तो ये इंडिविजुअल पार्ट भी है, और जब इनको आप इकट्ठा कर दे तो ये एक पूरा एक बड़ा टॉपिक भी बन जाता है। ठीक है, तो टीम टीचिंग क्या होती है? ये क्लासरूम मैनेजमेंट की एक स्ट्रैटेजी है कि आप टीम टीचिंग के द्वारा क्लास को मैनेज कर सकते हैं। ओके, तो टीम टीचिंग क्या होती है? टीम टीचिंग मीन्स कोलैबोरेटिव टीचिंग, इसका दूसरा नाम होता है कोलैबोरेटिव टीचिंग, यानी सहयोगी शिक्षण। ठीक है, तो अगर आपसे कोलैबोरेटिव टीचिंग पूछे तो आप मान लीजिए कि आपको टीम टीचिंग के बारे में ही बताना है। ये नहीं घबराना कि टीम टीचिंग हमने तो पढ़ा हुआ है, ये तो कोलैबोरेटिव आ गया। तो इसीलिए मैं बता रही कि इसको कोलैबोरेटिव टीचिंग भी कहा जाता है। ये दो टीचर आपस में सहयोग करके, कोलैबोरेट करके टीचिंग कर रहे हैं। सिंपल।
ठीक है। तो कोलैबोरेटिव टीचिंग ऑल्सो नोन एज टीम टीचिंग, ठीक है। इट इज अ स्पेसिफिक अप्रोच टू क्लासरूम इंस्ट्रक्शन, ये क्लासरूम मैनेजमेंट या इंस्ट्रक्शन की एक स्पेसिफिक अप्रोच है, जिसमें क्या होता है, टू टीचर्स वर्क विद अ सिंगल क्लास ऑफ स्टूडेंट एट द सेम टाइम में दो टीचर जो है एक अकेली क्लास को जो है वो पढ़ाते हैं, उसको बोलते हैं कोलैबोरेटिव टीचिंग, एक दूसरे को वो कोलैबोरेट कर रहे हैं। समझ रहे हो बात को? तो इट इज ऑल्सो नोन एज टीम टीचिंग। टीम कितने लोगों की है? दो लोगों की टीम है। काम क्या है उनका? एक क्लास को संभालना, ठीक है। अब इसके कई सारे तरीके हो सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं टीम टीचिंग के मॉडल, ठीक है। तो देयर आर मेनी मॉडल्स टू टीम टीचिंग, टीचर तो ही रहेंगे लेकिन उनके संभालने का तरीका अलग अलग होगा, उनकी भूमिका जब बदलेगी तो मॉडल बदल जाएगा, ठीक है। तो देयर आर मेनी मॉडल्स टू टीम टीचिंग इंक्लूडिंग स्टेशन टीचिंग, पैरेलल टीचिंग एंड यूज effectively each can meet the needs of different groups of learners, ठीक है। और मेन चीज वाइटल कंपोनेंट क्या है? वाइटल कंपोनेंट का मतलब क्या होता है? महत्वपूर्ण घटक क्या है, ठीक है। जो दो शिक्षक होते हैं, ठीक है, टीम टीचिंग में, जो कक्षा से पहले और उसके दौरान और उसके बाद, ये सारे चीजों में जो है वो एक साथ मिल करके जो है सक्सेसफुल क्लासरूम मैनेजमेंट के लिए कार्य करते हैं, ठीक है। तो अब इसके मॉडल कौन कौन से हैं? तो कैसे इसके मॉडल्स पे चर्चा कर लेते हैं। मॉडल्स मतलब कि दो टीचर एक साथ रहेंगे लेकिन तरीका बदलता चला जाएगा, पैटर्न बदलता चला जाएगा, तो दैट इज कॉल्ड मॉडल। तो कौन कौन से मॉडल है? ये मॉडल अलग से भी आपसे पूछ सकता है, तो घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये मॉडल सिलेबस में नहीं दिखेंगे लेकिन आपसे पूछ सकता है। वन टीच वन ऑब्जर्व का मतलब क्या है ना? स्टेशन टीचिंग क्या होती है? पैरेलल टीचिंग क्या होती है? तो ये क्या है? टीम टीचिंग या कोलैबोरेटिव टीचिंग के मॉडल्स हैं। क्लियर? तो थोड़ा सा गाइस एक दो बार आपको इसको समझना पड़ेगा, ठीक है। जरूरत पड़े तो आप जो है वो भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो मॉडल कौन कौन से हैं? ट्रेडिशनल टीम टीचिंग का मॉडल क्या है? इट इज ऑल्सो नोन एज को टीचिंग, स्प्लिट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टीचिंग द फुल क्लास इक्वली बिटवीन टू इंस्ट्रक्टर। ये तो ट्रेडिशनल मॉडल है कि एक क्लास को दो भागों में बांट लो, आधी क्लास को एक टीचर पढ़ा दे, दूसरी क्लास को दूसरा टीचर पढ़ा दे, ठीक है। तो यहाँ पे अभी इसके अपोजिट दिस मॉडल वन टीच वन ऑब्जर्व, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक टीचर पढ़ाएगा, दूसरा ऑब्जर्व करेगा, हैज अ सिंगल इंस्ट्रक्टर डूइंग ऑल द टीचिंग व्हाइल द अदर ऑब्जर्व एंड टेक नोट। तो इस तरह से कुछ एक मॉडल्स है। तो ये मॉडल्स कौन कौन से हैं जनरली? तो ट्रेडिशनल अप्रोच क्या है कि एक क्लास को उन्होंने दो भागों में बांट लिया, आधे को एक टीचर पढ़ेगा, आधे को, ये तो पुरानी है, हम लोग सब देखते हुए आए हैं। कई बार हम लोगों ने भी इस वे में पढ़ा, जब क्लास बड़ी होती है, गवर्नमेंट स्कूल में हम लोग सब पढ़ते हैं, तो बच्चों की संख्या बहुत ज्यादा होती है, तो उस समय पे इस तरह से हम लोग जो है वो टीम टीचिंग, कोलैबोरेटिव टीचिंग के माध्यम से पढ़ते हैं। लेकिन अभी जो है इसमें कई सारे जो है वो रिसेंट में मॉडल जो है आ गए हैं, दैट इज वन टीच वन ऑब्जर्व। तो कॉमन क्या है? स्प्लिट करके, या फिर दूसरा वन टीच वन ऑब्जर्व। लेकिन उसके साथ साथ में कुछ और भी है, स्टेशन टीचिंग, पैरेलल टीचिंग, और खासतौर से अल्टरनेटिव और डिफरेंशिएटेड टीचिंग, ये बड़ी कॉमन है। तो ये क्या है, इनको एक एक करके समझते हैं। कैसे सेशन के बाद में मैं एक पोस्ट शेयर करूंगी, जैसे मैं कई बार करती हूँ ना, ऑल द बेस्ट का पोस्ट या कोई और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है उसके लिए, तो ऐसे ही मैं एक पोस्ट पे एक आपको पिक्चर शेयर शेयर करूंगी। उसमें ये जो पांचों मॉडल है कई उनको जो है उसने पिक्चर के रूप में डिटेल भी कर रखा है और पिक्चर बना रखी है, लाइक ऑब्जर्व फर्स्ट जो वन टीच वन ऑब्जर्व, उसकी पिक्चर दे रखी है, तो पिक्चर से तो बिल्कुल छप जाएगी, आपको समझ में आ जाएगी चीज की, ठीक है। तो वन टीच वन ऑब्जर्व मॉडल क्या होता है गाइस? ठीक है, हमने अपनी तरफ से पूरा प्रिपेयर करना। अब डिपेंड करता है भाई, कभी तो वो बहुत ही आसान आसान सी चीजें पूछ लेता है, कई बार वो सिलेबस में नहीं दिखती हैं, उससे भी बाहर से लेकर के खड़ा कर देता है। तो दिस इज नेट मेट, वी कांट से एनीथिंग गाइस, ठीक है। लेकिन हमने जो है जितनी भी पॉसिबिलिटीज है उन सब कुछ लेकर के करना है, और ज्यादा ही करना है ताकि कोई चीज छूटे ना, ठीक है। ज्यादा आगे तो कोई नुकसान नहीं होगा, नॉलेज ही होगी इससे रिलेटेड, ठीक है। तो वन टीच वन ऑब्जर्व में एक टीचर पढ़ाएगा और दूसरा ऑब्जर्व करेगा कि ठीक है, जैसे जहां भी किसी को जरूरत है, भाई ठीक से पढ़ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं कर रहा है बच्चा, किसी को कोई आवश्यकता तो नहीं है, लाइक दैट। दूसरा क्या है? वन टीच वन असिस्टेंट। यहाँ पे सिर्फ ऑब्जर्व करना था, यहाँ पे लेकिन अब असिस्ट भी करेगा। असिस्ट मतलब कि ये जनरली इंक्लूसिव वाले उसमें हम लोग देखते हैं कि एक टीचर पढ़ा रहा है और दूसरा असिस्ट कर रहा है, भाई जिस जिस बच्चे को कोई प्रॉम्प्टिंग की जरूरत है, जेस्चरल प्रॉम्प्ट, फिजिकल प्रॉम्प्ट, किसी और तरह की सहायता की आवश्यकता है, तो वो जो है आपका वन टीच वन असिस्ट का होगा, एक पढ़ाएगा, दूसरा जो है वो असिस्ट करेगा, सहायता करेगा। स्टेशन टीचिंग क्या होता है गाइस? कि ग्रुप जो आपकी क्लास है उन्होंने तीन चार छोटे छोटे स्टेशन में, स्टेशन का मतलब कुछ नहीं, ग्रुप है, क्लस्टर, छोटे छोटे ग्रुप्स में बांट लिया है, ठीक है। और टीचर जो है वो एक एक ग्रुप के पास जा जा करके जो है वो उसको
पढ़ा रही है। ग्रुप जो है वो नीड बेस्ड हो सकते हैं, लेवल बेस्ड हो सकते हैं, एक्टिविटी बेस्ड हो सकते हैं, इंटरेस्ट बेस्ड सकते हैं, किसी भी तरीके से हो सकते हैं। ठीक है, तो ग्रुप में एक एक ग्रुप के पास जा जा करके टीचर जो है वो इंस्ट्रक्शन देगी और उनको ऑब्जर्व करेगी। पैरेलल टीचिंग में क्या होगा? पैरेलल टीचिंग में यही है इसकी क्लासेस को जो है वो दो भाग में हमने उनको बांट लिया है ना। आप लोगों को याद होगा कई बार जब हमारे स्कूल में कोई ऑब्जर्वेशन के लिए या विजिट के लिए आते हैं और बहुत बल्क में स्टूडेंट होते हैं, बहुत ज्यादा बच्चे होते हैं, तो क्या किया जाता है कि अगर सपोज इंस्टीट्यूट की या कोई मेडिकल की विजिट आपको उसको करानी है, ठीक है, बच्चे बहुत ज्यादा है, तो क्या किया जाता है, उनको दो भागों में बांट दिया जाता है, पैरेलल, है ना। और उसको क्या होगा कि दो टीचर कराएंगे, एक टीचर एक ग्रुप को लेके जाएगा, दूसरा टीचर दूसरे ग्रुप को लेके जाएगा। इंस्ट्रक्शन सेम होंगे, कंटेंट से बिल्कुल सेम होगा, इंस्टीट्यूट सेम है, विजिट सेम है, ठीक है, बच्चे भी सेम है, टीचर भी जो है लेवल सेम है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, पैरेलल, एक ही समय पे जो है दो अलग अलग जो है टीचर जो है सेम चीज को जो है वो पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, अल्टरनेटिव और डिफरेंशिएटेड टीचिंग, दिस इज रिलेटेड टू इंक्लूसिव और स्पेशल एजुकेशन मॉडल। यहाँ पर अल्टरनेटिव का मतलब है कि जनरल से अलग हट करके जो भी उनकी नीड है, जो भी उनकी स्पेशल आवश्यकता है, जो भी उनकी डाइवर्स नीड है, वो जो है दूसरा टीचर जो है वो पूरी करेगा। डिफरेंशिएटेड टीचिंग जो उनको डिफरेंट करती है दूसरे बच्चों से। ठीक है, तो इस तरह से ये 5 मॉडल है टीम टीचिंग के। आइए मूव करते हैं। तो नेक्स्ट है गाइस शैडो टीचिंग। शैडो टीचिंग जिसे छाया शिक्षण कहते हैं, बहुत ही कॉमन आजकल का जो है ये टॉपिक है। शैडो टीचिंग, शैडो टीचर की है ना, मेट्रो सिटीज जितनी भी हैं, बॉम्बे, दिल्ली, कैलकाटा, यहाँ पर बहुत ही बस सुनने में आता है कि शैडो टीचिंग की वैकेंसी निकली है। तो क्वेश्चन कई बार आता है, ये शैडो ही टीचिंग की आते हैं। शैडो का मतलब तो छाया होता है, तो छाया शिक्षण है क्या एक्चुअल में, है ना। तो बच्चा टीचर क्या छाया की तरह बच्चे के साथ रहता है? यस, रहता है। तो ये क्या है जरा देखते हैं इसको। शैडो टीचिंग इज अ फॉर्म ऑफ सप्लीमेंट्री असिस्टेंस टू स्टूडेंट्स विद यूनिक रिक्वायरमेंट्स within a classroom context. It is an essential element of inclusive education that aim to provide personalized support to students with special need. जिनका उद्देश्य क्या होता है शैडो टीचिंग का? और टीचर स्पेशल एजुकेटर होती है, हमारे और आपके जैसे डिप्लोमा बीएड ये सब करते हैं। ठीक है, उद्देश्य उनका क्या होता है, ताकि बच्चे को पर्सनलाइज सपोर्ट दे सके। स्पेशल एजुकेशन में भी आपको क्या है, पर्सनल तरीके से एक ट्यूशन आप जिसे आप कह सकते हैं ना, तो दैट इज शैडो टीचिंग। वो छाया जो है, कई बार स्कूल की टीचर ही ट्यूशन टीचर होते, तो टीचर, अब इसको यहाँ से समझिएगा, तो स्कूल वाले टीचर छाया बन के बच्चे के साथ में घर तक आ गई है, और अभी उसकी जो नीड है ना, जो क्लासरूम में सब बच्चों के साथ नहीं पूरी हो पाई, वो क्लास में आकर के एडिशनली उसको जो है वो सपोर्ट दे करके, पर्सनलाइज सपोर्ट दे करके जो है वो टीच करेगी। तो शैडो टीचर इज एन एजुकेशनल पैरा प्रोफेशनल like a teaching aides or assistant who works directly with young students who have learning differences or improve their classroom experiences. ठीक है, तो शैडो टीचिंग जो है ज्यादातर छोटे बच्चों को, या फिर अगर स्पेशल स्पेशल चिल्ड्रन है, ठीक है, मेंटल लेवल में किस तरह के डिफरेंसेस हैं, तो उनकी लर्निंग डिफरेंसेस को जो है वो ओवरकम करने के लिए, उनकी क्लासरूम एक्सपीरियंसेस को इम्प्रूव करने के लिए जो वो शैडो टीचर जो है वो अपनी जो है भूमिका को निभाता है। ठीक है, आगे मूव करते हैं। जस्ट लाइक ट्यूशन यू कैन से, ओके, पर्सनलाइज सपोर्ट ना, तो वही सेम चीज है। आगे मूव करते हैं पीयर ट्यूटरिंग। ये पीयर ट्यूटरिंग क्या होती है? सहकर्मी ट्यूशन। तो ये पीयर ट्यूटरिंग क्या है गाइस? पीयर ट्यूटरिंग क्या होती है? पीयर ट्यूटरिंग इज अ फॉर्म ऑफ एजुकेशन इन विच स्टूडेंट्स हेल्प ईच अदर लर्न। Tutors can be at the same level as their tutees or even a little higher. ये ट्यूटर क्या होता है, ट्यूटीज क्या होता है? ट्यूटर होता है जो पढ़ा रहा है, और ट्यूटीज होता है जो पढ़ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे जो ट्यूटर और ट्यूटीज है वो सेम क्लास में क्लासमेट है एक्चुअल में दोनों जने। ठीक है, तो इसे बोलते हैं पीयर ट्यूटरिंग। जो साथी है वही आपका टीचर बन गया थोड़ी देर के लिए, है ना। तो हम लोग कई बार ऐसा करते हैं ना क्लास में, हमारा एक क्लासमेट होता है, उसको जल्दी चीज समझ में आ जाती है, या उसने ट्यूशन लगा रखी है कुछ है, तो क्या करता है, वो बोर्ड पे जो है वो अपने क्लासमेट्स को पढ़ाना शुरू कर देता है। चलो ये सम्स मुझे बहुत अच्छे से आता है, लाओ मैं समझाता हूँ। तो ये क्या है? फॉर्म ऑफ पीयर ट्यूटरिंग। ठीक है, तो peer tutoring is a student centered method of learning that has numerous benefits. इसके student centered method होगी, है ना, सारी चीजें, यहाँ टीचर का तो कोई रोल ही नहीं है। टीचर भी स्टूडेंट है और स्टूडेंट भी स्टूडेंट है।
ठीक है। These includes but are not limited to improving student performance, developing effective teaching strategies, increasing class participation and most of all being fun। सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसमें बच्चे का पार्टिसिपेशन, बच्चा इंडिपेंडेंस महसूस करता है, बच्चा जो है वो खुल के चीजों को एक्सप्लेन कर सकता है और खुल के चीजों को पार्टिसिपेट कर सकता है। हम बच्चों को, मैं भी कई बार आपको कहती हूँ ना कि क्लास मस्ट बी इंटरेक्टिव, इंटरेक्टिव होनी चाहिए आपकी क्लास, है ना। पार्टिसिपेट किया कीजिए, जो पूछा जाए उसका जवाब दीजिए, ताकि तो लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हेजिटेट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे टीचर स्टूडेंट का कोलैबोरेशन है। लेकिन जब बात स्टूडेंट स्टूडेंट की होती है, स्टूडेंट ही पढ़ाने वाला और स्टूडेंट ही पढ़ने वाला है, तो जो है आप खुल करके चीजों को मजे मजे में पढ़ते हो, है ना। तो ये क्या होता है, मोस्ट ऑफ बीइंग फन, एक फन हो जाता है, मजेदार चीज जो हो जाती है, बच्चे की भागीदारी बढ़ जाती है, बच्चे की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता। दूसरी चीज, बच्चा अपने पेस से पढ़ता है, अपनी गति से, है ना। टीचर को तो नहीं कह सकते कि मैम अभी रुक जाओ, सर अभी रुक जाओ, मेरा पढ़ने का मन है, लेकिन साथी को तो बोल सकते हैं ना, यार रुक ना, अभी थोड़ी देर बात करेंगे ना। इट इज अ ग्रेट वे टू प्रोवाइड स्टूडेंट्स विद हेल्प फ्रॉम देयर क्लासमेट। तो ये बहुत ही अच्छी अच्छी मेथड है, स्ट्रैटेजी है, जिसमें क्लासमेट्स के द्वारा ही बच्चे की मदद जो है वो की जा रही है। ठीक है, आगे देखते हैं बेनिफिट्स ऑफ पीयर ट्यूटरिंग। पीयर ट्यूटरिंग के बेनिफिट्स क्या है, पिक्चर आपके सामने है, किस तरह से हम एक टेबल के साथ में चाय कॉफी एंजॉय कर सकते हैं और साथ में डिस्कस करते हुए चीजों को पढ़ सकते हैं। तो पीयर ट्यूटर्स बिकम सक्सेसफुल स्टूडेंट। जो पीयर ट्यूटर है, जो पढ़ाने वाला है, वो एक अच्छा स्टूडेंट बन सकता है, क्योंकि आप जब, मैंने आपको बोला ना, अब यहाँ पे भूमिका वो टीचर की कर रहा है, तो जब टीचर बन के जब आप किसी को पढ़ाते हैं, तो चीजें ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आती है, बजाय कि आप जब स्टूडेंट बन के चीजों को पढ़ते हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जब मुझे किसी चीज को पढ़ाना होता है, तो मेरे को चीजें बहुत ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आती है, क्योंकि मैं चीजों को अलग अलग तह से खोल खोल करके जो है वो समझने का प्रयास करती हूँ। ठीक है, लेकिन जब स्टूडेंट के रूप में पढ़ना होता है, तो बस इतना ही फोकस रहता है कि नंबर अच्छे लेने हैं, 10 क्या फर्क पड़ रहा है, थोड़ा कम या ज्यादा हो जाएगा। लेकिन यहाँ कम ज्यादा नहीं, यहाँ सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। स्टूडेंट लर्न टू टीच अदर्स। ठीक है, स्टूडेंट एक दूसरे से जो है वो सीखते हैं, अपने पेस से सीख सकते हैं, अपनी गति से काम करते हैं। इट क्रिएट्स अ सेफ नॉन जजमेंटल एनवायरनमेंट फॉर लर्निंग। यहाँ पे कोई जजमेंट नहीं है, सेफ एनवायरनमेंट है। बच्चे को कोई क्रिटिसिज्म का, बच्चे को किसी तरह के मीन में एक निकालेगा कोई टीचर, डांटेगा, पनिशमेंट, कोई डर नहीं होता है। नॉन जजमेंटल एनवायरनमेंट होता है बच्चे के लिए, है ना। लर्नर इन ए रियल वर्ल्ड सेटिंग एंड बिल्ड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। तो टीचर, ट्यूटर और ट्यूटी के बीच में, यानी जो पढ़ाने वाला और पढ़ने वाला, एक अच्छा रिलेशनशिप बच्चों के बीच में जो है वो पैदा होता है। इंक्रीज स्टूडेंट अटेंशन एंड इंटरेस्ट लेवल। बच्चे का अटेंशन ज्यादा बढ़ता है, इंटरेस्ट लेता है वो पढ़ने में। जो चीज क्लासरूम में एक फॉर्मल सिचुएशन में उसको बोरिंग लगती है, वो यहाँ पे वो इंटरेस्ट लेकर के जो है वो पढ़ता है। ठीक है, इफेक्टिव मेथड होती है एनकरेज करने की, पॉजिटिव पीयर प्रेशर होता है। ठीक है, तो एक दूसरे को, बच्चे को एनकरेज किया जाता है। आज एक बच्चा जो ट्यूटर बना हुआ है, कल दूसरा जो ट्यूटी बना हुआ है, उसको लगेगा हो ये मेरा क्लासमेट पढ़ा सकता है, तो कल मैं भी किसी बच्चे को इसी तरह से ही पढ़ाऊंगा। तो एक पॉजिटिव पीयर प्रेशर होता है, एक अच्छा सा कंपटीशन जो है वो होता है। पीयर ट्यूटरिंग हेल्प्स बिल्ड कॉन्फिडेंस इन अंडरस्टैंडिंग एंड परफॉर्मिंग इट। बच्चों में कॉन्फिडेंस लेकर के आता है कि हम स्टूडेंट और टीचर की तरह परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी एक कॉन्फिडेंस वाली चीजें होती है। तो बेनिफिट्स है पीयर ट्यूटरिंग के, बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है। आप जो है वो जनरल एजुकेशन हो या स्पेशल एजुकेशन, दोनों ही जगह पे आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, पीयर ना केवल क्लासमेट, बल्कि आपका जो है वो कोई सीनियर और जूनियर, यदि वो चीज को बेहतर तरीके से जानता है, कोई स्पेशल स्किल है, तो हो सकता है। पीयर मतलब कि साथी आपके जो है, जो साथ में बच्चे पढ़ रहे हैं, सिर्फ टीचर यहाँ पर नहीं होंगे। ठीक है, आगे मूव करते हैं गाइस। तो आगे है आपका कोऑपरेटिव लर्निंग। ये कोऑपरेटिव लर्निंग क्या है, टीम टीचिंग को दूसरा नाम मैंने आपको बताया था कोलैबोरेटिव लर्निंग। ठीक है, यहाँ पर है आपकी कोऑपरेटिव लर्निंग। कोऑपरेट मतलब कि कोऑपरेटिव लर्निंग इज एन इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी दैट इनेबल्स स्मॉल ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट टू वर्क टुगेदर ऑन ए कॉमन असाइनमेंट। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, एक असाइनमेंट, टास्क एक दे दिया है, लेकिन बच्चों को बोला है कि आपस में कोऑपरेट करके, एक दूसरे को सहयोग करके, सहयोगात्मक शिक्षा भी कहते हैं, आपने इस कॉमन टास्क को, कॉमन गोल को अचीव करना है। कोऑपरेटिव लर्निंग। ठीक है, तो कोऑपरेटिव लर्निंग, पिक्चर को ध्यान में रखिए, आपको कहानी सारी समझ में आ जाएगी। टीचर ने एक टास्क, एक असाइनमेंट दिया है, लेकिन उसमें भूमिका सब बच्चों की समान होगी। सबको अपना अपना जो है वो रोल जो है वो अदा करना है उस पर्टिकुलर असाइनमेंट को कंप्लीट करने में। ठीक है, एक टीम के रूप में सबकी अपनी अपनी भूमिका है और सबकी अहम भूमिका है। आगे मूव करते हैं। Cooperative learning is an instructional method in which students work in a small group to accomplish a common learning goal under the guidance of the teacher. टीचर की गाइडेंस रहेगी। ठीक है, देख रहे हो ना, टीचर की गाइडेंस है
और साथ में क्या है, कॉमन लर्निंग गोल है, और बच्चे जो है एक ग्रुप के अंदर जो है वो काम को अकॉम्प्लिश या पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। स्टूडेंट वर्क टुगेदर इन स्मॉल ग्रुप कंटेनिंग 2 और 5 मेंबर, 4 से 5 मेंबर हो सकते हैं। स्टूडेंट आर पॉजिटिवली इंटरडिपेंडेंट, यहाँ पे बच्चे क्या है, एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। ये नहीं है कि भाई मैं ही सारा प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, या तू ही कर रहा है या तू ही कर रहा है, नहीं, सब एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है। तो एक टीम वर्क जो है यहाँ पे बिल्ड होता है कोऑपरेटिव लर्निंग से। Activities are structured so that students need each other to accomplish their common task or learning activities. Activity इस तरह से structured होती है, इस तरह से टीचर ने काम को बांट दिया होता है कि हर बच्चे का सहयोग जो है वो गतिविधि उस कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक होती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि दो तो मस्ती मार रहे हैं और बाकी 4 काम कर रहे हैं और काम पूरा हो जाएगा, नहीं, काम ऐसा बटा होगा, अगर वो दो ने भी मस्ती मारी या काम कंप्लीट नहीं किया तो काम अधूरा रह जाएगा और बाकी 4 की मेहनत भी बेकार हो जाएगी। ठीक है, तो इसे बोलते हैं सहयोगात्मक शिक्षा। आगे आते हैं गाइस, इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी जो अभी मैं आपको बता रही थी, पीबीआईएस, ये सारी जितनी भी अभी आपको मैंने बताई है सारी किस चीज की, क्लासरूम मैनेजमेंट या क्लासरूम स्ट्रैटेजीज होती हैं। ठीक है, तो इसमें लास्ट है पॉजिटिव बिहेवियर इंटरवेंशन एंड सपोर्ट। ठीक है, तो पीबीआईएस, तो ये पॉजिटिव बिहेवियर इंटरवेंशन एंड सपोर्ट क्या होता है, नाम से ही समझ में आ रहा है, पॉजिटिव बिहेवियर इंटरवेंशन एंड सपोर्ट। ठीक है, आपको पॉजिटिव बिहेवियर को सपोर्ट करना है। ठीक है, इसे हम क्रिटिसाइज तो बहुत जल्दी करते हैं कि ये नहीं आता, ये नहीं आता है। ठीक है, लेकिन जो आता है उसके लिए हमें पॉजिटिव सपोर्ट जो है बच्चे को करना है। तो ये पीबीआईएस क्या कहता है, इट इज अ सेट ऑफ आइडियाज एंड टूल यूज्ड इन स्कूल टू इम्प्रूव स्टूडेंट्स बिहेवियर। ये ऐसा एक टूल होता है, एक ऐसी स्ट्रैटेजी होती है जो स्कूल यूज करता है बच्चे के बिहेवियर को इम्प्रूव करने के लिए। ध्यान में रखिएगा, पॉजिटिव भी इम्प्रूव आप किस चीज को करोगे, ऑब्वियसली पॉजिटिव बिहेवियर को करने वाले हो, तो पॉजिटिव बिहेवियर को इम्प्रूव करने के लिए यूज में आने वाला एक टूल होता है। ठीक है, व्हाट इज पीबीआईएस, इफ अ चाइल्ड डजंट नो हाउ टू रीड वी टीच। अब ध्यान दीजिएगा, कुछ क्वेश्चन आपसे पूछना है कि यदि बच्चा पढ़ता नहीं है तो हम उसको पढ़ाते हैं। ठीक है, सिखाते हैं ना। और यदि बच्चा स्विमिंग नहीं जानता तब भी हम उसको सिखाते हैं। यदि बच्चा मल्टीप्लाई नहीं करना चाहता हम तब भी उसको सिखाते हैं। यदि बच्चा ड्राइव करना नहीं जानता हम तब भी सिखाते हैं। और यदि बच्चा बिहेव नहीं करना जानता है तो वे क्या करते हैं, हम टीच करते हैं, नहीं, हम पनिश कर देते हैं क्योंकि उसने अच्छा बिहेव नहीं करा। why can't we finish the last sentences automatically as we do the other। हम बार इसमें भी क्यों नहीं बोल पाए कि वी टीच। क्या सही में ऐसा होता है कि जब बच्चा अच्छा बिहेवियर नहीं करता तो हम उसको बताते हैं कि ये सही है और ये गलत है, आपको ऐसे करना चाहिए, नहीं, हम तो सीधे पनिश कर देते हैं, आपने गलत बिहेवियर करा, इसकी आपको सजा मिलेगी। तो नहीं, तो यही पीबीआईएस का आंसर है, पॉजिटिव बिहेवियर इंटरवेंशन एंड सपोर्ट। कि जब बाकी सारे पढ़ना नहीं जानता, लिखना नहीं जानता, है ना, ड्राइविंग नहीं जान रहा, तो हर जगह पे आप उसको सीख करे, पनिशमेंट नहीं दे रहे हो आप उसको कि तुझे पढ़ना क्यों नहीं आता है, तो हम उसको डांट मार दी। तुझे तैरना क्यों नहीं आ रहा, तो डांट मार दी। तो फिर बिहेवियर अच्छा ना करने पे डांट क्यों मार रहे हैं। ठीक है, तो यही वो कह रहे थे, इट्स हैपेंड सो ऑफन दैट्स इट्स ऑलमोस्ट अ क्लिच। तो ये एक पुराना चलन है। ठीक है, जो कि हम लोग जनरली यूज करते हैं कि बच्चे अच्छा बिहेव नहीं करते हम उसको पनिश देते हैं, rather than being taught appropriate behavior। तो ये मुहावरा है ना, ये क्लिच है। क्लिच क्या होता है, पुराना चलन है। ठीक है, पुरानी बात हो गई है कि अब ऐसा करेंगे। अब की बात है, अगर बच्चा अच्छा बिहेवियर नहीं करता है तो आपको जो है उसको बिहेवियर को सिखाना है, उस पॉजिटिव बिहेवियर को सपोर्ट करना है। ठीक है, आगे मूव करते हैं, कैसे, पीबीआईएस फॉर्चुनेटली एटीट्यूड टूवर्ड्स मिसबिहेवियर्स इन द एजुकेशनल सेटिंग्स इज चेंजिंग। लेकिन अभी ऐसा नहीं होता है, आपको पता है, प्रैक्टिकली भी जो है आपका जो है वो पनिशमेंट बैन कर दिया गया कि अब आप उसको फिजिकल कॉर्पोरल कॉर्पोरल पनिशमेंट आप जो है किसी को नहीं दे सकते हो, है ना। वो इसी का ही कहीं ना कहीं कनेक्टेड है और ये बहुत अच्छी चीज है। ठीक है, कि हम दुर्व्यवहार के लिए बच्चों को, हमारा दृष्टिकोण जो है बदल रहा है, हम प्यार से बच्चों को बात करते हैं, हम समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो अगर उसने गलत बिहेवियर कर रहा है तो उसको सही सिखाना होगा, ना कि उसको डांट मारनी होगी, बस इतना सा कंक्लूजन है। PBIS means which describes methods used to identify and support desired behavior in the school setting। तो PBIS का मतलब जनरली क्या है, ये डिस्क्राइब करता है ऐसी मेथड्स को जो हम यूज करते हैं आइडेंटिफाई और सपोर्ट करके करने में, ताकि जो डिजायरेबल बिहेवियर है, ऐच्छिक व्यवहार है, उसको स्कूल सेटिंग में सपोर्ट किया जा सके। पीबीआईएस सीक्स टू रिड्यूस और एलिमिनेट पुअर बिहेवियर
स्कूल वाइड थ्रू द एनकरेज ऑफ पॉजिटिव बिहेवियर, कि आपको इसके द्वारा करना क्या है, जो एलिमिनेट करना है पुअर बिहेवियर को, जो अच्छा व्यवहार नहीं है उसको जो है आपको धीरे धीरे बाहर करना है, कम करना है, और पॉजिटिव बिहेवियर को आपको धीरे धीरे एनकरेज करना है। ठीक है, तो ये था आपका पीबीआईएस। ठीक है, आगे मूव करते हैं। जनरली रिलेटेड टू बिहेवियर मैनेजमेंट, जो कि हमने पहले भी एक पेपर में पढ़ा है। यूडीएल, यूडीएल क्या होता है? यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग। यूडीएल, यूनिवर्सल डिजाइन का यूडीएल पहले भी आया है आपका। इट इज ए सेट ऑफ प्रिंसिपल फॉर डिजाइनिंग curriculum that provides all individuals with equal opportunities to learn। यूडीएल क्या होता है? यूनिवर्सल, यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है? सार्वभौमिक, है ना, सबके लिए एक ही डिजाइन सीखने के लिए, सिंपल सी कहानी। ठीक है, ऑल इंडिविजुअल, सबके लिए, विद इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू लर्न, तो सबके लिए सीखने का इक्वल अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए। यूडीएल इज डिजाइन टू सर्व ऑल लर्नर्स रिगार्डलेस ऑफ एबिलिटी, डिसेबिलिटी, एज, जेंडर और कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड। अगर 2 नंबर में यूडीएल आ जाए, 1 नंबर में तो आपको सीधा एक्सप्लेन करना है यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग, 2 नंबर में आ जाए तो इतना लिखना काफी है कि यूडीएल इज डिजाइन टू सर्व ऑल टाइप ऑफ लर्नर रिगार्डलेस ऑफ एबिलिटी, डिसेबिलिटी, एज, जेंडर और कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड। मतलब कि यूडीएल क्या होता है? बच्चे की बच्चे को जो है वो एक ही प्रकार की शिक्षा देनी, सभी ऑल लर्नर को, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, कि उसकी योग्यता कैसी है, उसकी विकलांगता है या नहीं है, उसकी एज कम ज्यादा है ना, वो लड़का है या लड़की है, किस कल्चर से है, कौन से भाषा से है, तो ये सब अंतर हमने बच्चों को, जो डाइवर्सिटी करते हैं ना, तो ये सब अंतर ना देखते हुए बच्चों को एक जैसे सीखने की अपॉर्चुनिटी देनी है। यही जो है वो यूडीएल फ्रेमवर्क या यूडीएल डिजाइन जो है वो कहता है। ठीक है, यूडीएल प्रिंसिपल्स कॉल फॉर वेरिड एंड फ्लेक्सिबल वेज। ठीक है, तो यहाँ पे फ्लेक्सिबल वेज की बात करते हैं बच्चों के लिए, ताकि सबके लिए जो है वो एजुकेशन जो है वो एक्सेसिबल हो। ठीक है, और प्रेजेंट और एक्सेस इंफॉर्मेशन एक्सेप्ट एन आइडियाज द व्हाट ऑफ लर्निंग। ठीक है, क्या बच्चे ने सीखना है, कैसे सीखना है, और क्यों सीखना है। ठीक है, तो क्या क्या चीज है? एक्सेस, ठीक है, फिर एग्जीक्यूट और फिर एंगेज्ड। एक्सेस, व्हाट इज लर्निंग, है ना, और एग्जीक्यूट मतलब हाउ ऑफ लर्निंग, और एंगेज्ड का मतलब होता है व्हाई ऑफ लर्निंग, कैसे, क्यों करनी है। ठीक है, तो ये तीनों चीजें यूडीएल के अंडर ही आएंगी। अब यूडीएल फ्रेमवर्क जो है ये आपसे 5 नंबर में वो पूछ सकता है, तो इसीलिए थोड़ा सा मैंने यहाँ पे डिटेल में दिया है। यूडीएल फ्रेमवर्क में क्या बात कर रहा है आपसे? इट इज ग्राउंडेड इन 3 प्रिंसिपल, 3 प्रिंसिपल की यहाँ पे बात कर रहे हैं। कौन कौन से यूडीएल के 3 प्रिंसिपल है? मल्टीपल मीन्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन, मल्टीपल मीन्स ऑफ एक्शन एंड एक्सप्रेशन, एंड मल्टीपल मीन्स ऑफ एंगेजमेंट, जो अभी मैंने आपको बात करी है। मल्टीपल मीन्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन मीन्स, अभी देखो रिप्रेजेंटेशन आया था ना यहाँ पे, एक्सेस मतलब व्हाट ऑफ लर्निंग। ठीक है, और एग्जीक्यूशन में हाउ ऑफ लर्निंग, और एंगेज में आपकी वाई ऑफ लर्निंग। तो यही बोल रहा है, 3 आपके यूज है, रिप्रेजेंटेशन, एक्शन एंड एक्सप्रेशन और एंगेजमेंट। तो पहला है आपका प्रतिनिधित्व के साधन। ठीक है, तो यूजिंग अ वैरायटी ऑफ मेथड्स टू प्रेजेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड अ रेंज ऑफ मीन्स टू सपोर्ट। तो आपको जो इंफॉर्मेशन बच्चे तक पहुंचानी है उसके कई तरीके आपको प्रेजेंट करने के होने चाहिए, ताकि जिस बच्चे के लिए जो सुटेबल होगा वो उस तक एक्सेस हो जाएगा। आप सिर्फ एक पे ही सीमित नहीं रह सकते हैं कि हमने तो दे दिया, अभी उसकी मर्जी है वो ले या ना ले, नहीं, आपको अलग अलग तरीके से चीजों को रिप्रेजेंट करना है, जिसके लिए जो सुटेबल होगा, जो उसकी एलिजिबिलिटी होगी, उसके हिसाब से वो बच्चा जो है वो एक्सेस कर लेगा। तो मल्टीपल मीन्स होने चाहिए रिप्रेजेंटेशन के। दूसरा कह रहा है मल्टीपल मीन्स ऑफ एक्शन एंड एक्सप्रेशन। ठीक है, प्रोवाइडिंग लर्नर विद अल्टरनेटिव वेज टू एक्ट स्किलफुली और डेमोस्ट्रेट व्हाट दे नो। तो अभी बच्चे को आपने उसको दे तो दिया अलग अलग तरीके से, बच्चे ने भी ले लिया, लेकिन अब वो एक्सप्रेस करे, इंटरेक्ट करे, तो उसके भी कई सारे तरीके होने चाहिए, क्योंकि हर लर्नर अलग अलग है, सब अपने अपने तरीके से एक्सप्रेस करेंगे। तो प्रोवाइड लर्नर विद अल्टरनेटिव वेज टू एक्ट, तो आपको बच्चे को अलग अलग तरीके जो है रिप्रेजेंट करने के देने होंगे, एक्सप्रेस करने के देने होंगे। तो पहले रिप्रेजेंटेशन हो गया, आपने दे दिया उसको एक्सेस, फिर उस आपने उसे ले लिया, आपने एक्सप्रेस करा लिया, एक्शन में ले आए, और फिर लास्ट होता है मल्टीपल मीन्स ऑफ एंगेजमेंट। Tapping into learners by offering choices of content and tools, motivating learner by offering adjustable levels of challenge। ठीक है, तो उनके जो जो भी चैलेंज हैं, जो भी उनके जो है जो भी उसके चैलेंजेस हैं, उनके अनुसार जो है बच्चों को जो है वो
उनके एडजस्टेबल लेवल यानी कि उनके लेवल के अनुसार जो है बच्चों को मोटिवेट करना, कंटेंट देना, उनको कंटेंट जो है वो ऑफर करना। ठीक है, तो पहला है रिप्रेजेंटेशन, दूसरा एक्शन एंड एक्सप्रेशन, और तीसरा होता है एंगेजमेंट। एंगेजमेंट कितना होता है, उनको उसमें जो है वो एडजस्ट करना है ना, अकॉर्डिंग टू देयर लेवल। तो ये था आपका यूडीएल। आगे देखते हैं डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। तो ये दोनों आपके किस चीज के, इंक्लूसिव एजुकेशन की आपकी जो है वो जो आपके टीचिंग स्ट्रैटेजी से, इंक्लूसिव एजुकेशन की टीचिंग स्ट्रैटेजी बोले तो यूडीएल और डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। और उससे पहले के जो 4-5 आए थे वो क्या थे, आपके क्लासरूम मैनेजमेंट के थे। ठीक है, तो इस तरह से आपकी क्लासरूम इंस्ट्रक्शन की जो थी आपकी स्ट्रैटेजीज थी। तो ये डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन क्या होती है, विभेदित निर्देश। इट मीन it is a teaching approach that adapted to the diverse need and ability of students. It involves providing different ways of acquiring, processing, and demonstrating understanding of new information. ठीक है, तो डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन क्या होती है, कैन बी डन बाय यूजिंग ए वैरायटी ऑफ इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज, गिविंग स्टूडेंट चॉइस एंड एजेंसी, और डिलीवरिंग लेसन एट वैरायटी लेवल्स ऑफ डिफिकल्टी। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन मेनली जो है उन बच्चों के लिए होती है जो डाइवर्स नीड और लर्निंग वाले बच्चे होते हैं। खासतौर से हम बात करें तो स्पेशल बच्चों की बात यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, तो जो भी उनकी नीड है उनका असेसमेंट करके प्रॉपर तरीके से जो है, ठीक है, उनके नीड बेस्ड जो है उनको इंस्ट्रक्शन देना इज कॉल्ड डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, विभेदीकरण। है ना, सबको एक जैसा ना परोसा जाए, जिसको जो सूट करता है, जिसको जो लेवल है, जिसकी जो चॉइस है, उसके अकॉर्डिंग जो है उनको जो है वो चीजें परोसी जाए। दैट इज कॉल्ड डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। तो डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस का आपके सामने एक एग्जांपल भी दे रखा है। डिफरेंशिएटेड सेशन मींस टेलरिंग इंस्ट्रक्शंस टू मीट इंडिविजुअल नीड। मतलब कि इस तरह से इंस्ट्रक्शंस को टेलर किया जाए, बनाया जाए, सिला जाए, तैयार किया जाए, ताकि बच्चों की व्यक्तिगत आवश्यकताएं जो है वो पूरी हो सके। तो इसका उद्देश्य क्या होता है डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस का, बच्चे की लर्निंग आउटकम इंप्रूव हो, बच्चे के एंगेजमेंट जो है, बच्चा प्रॉपरली अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए, सेल्फ अवेयर हो, है ना, इंस्पायर लव एंड लर्निंग। ठीक है, बच्चा जो है वो घबराए नहीं, बच्चा डरे नहीं, उसके अंदर सीखने के प्रति जो है वो इच्छा जागृत हो। हेल्प स्टूडेंट्स लर्न मोर एफिशिएंटली विद डीपर अंडरस्टैंडिंग। बच्चा केवल सीखे ही नहीं बल्कि अंडरस्टैंडिंग भी उसके अंदर जो है होनी चाहिए। ये डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन का उद्देश्य है। ठीक है, ये नहीं कि हमें इंफॉर्मेशन देनी है, टीचिंग दे दी, चाहे वो ले या ना ले, चाहे उसको समझ आए नहीं, तो ये सारे उद्देश्य जो है उसके होंगे। प्रॉपर वे में एक्सेस भी करे, एंगेज भी होए, चीजों को समझे भी, सेल्फ अवेयर भी होए, लव ऑफ लर्निंग होए, डीपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, एक्सप्रेशन होना चाहिए। ठीक है, आगे मूव करते हैं गाइस। एबीए, अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस। Applied behavior analysis is a therapy based on the science of learning and behavior. ठीक है, behavior analysis help us to understand। ABA क्या होता है, ये आपकी ऑपरेंट कंडीशनिंग से ही आया है। ठीक है, तो ABA का मतलब है एक थेरेपी होती है जो कि लर्निंग और बिहेवियर के साइंस पे ऊपर डिपेंड बेस्ड होती है। बिहेवियर एनालिसिस हेल्प अस टू अंडरस्टैंड, हमें क्या अंडरस्टैंड करने में बिहेवियर एनालिसिस मदद करता है कि हाउ बिहेवियर, ये व्यवहार वर्क कैसे करता है, क्योंकि व्यवहार हेरेडिटिकल नहीं है, व्यवहार एनवायरनमेंट की देन है। तो हाउ बिहेवियर वर्क, हाउ बिहेवियर इज अफेक्टेड बाय द एनवायरनमेंट एंड हाउ लर्निंग टेक प्लेस। तो व्यवहार कैसे काम करता है, व्यवहार वातावरण से कैसे प्रभावित होता है, और बच्चा सीखता कैसे है, ये सारी चीजें जो है वो एबीए हमारे को बताता है। ये 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं। ठीक है, फिर है एबीए therapy applies our understanding of how behavior works to real situations। रियल सिचुएशंस में बिहेवियर कैसे काम करता है। ठीक है, the goal is to increase behavior that are helpful and decrease behavior that are harmful on affected learning। तो मेन यही है कि इसका उद्देश्य एबीए का क्या होता है कि बच्चा किस तरीके से चीजों को जो है वो सीख रहा है ना, और रियल सिचुएशन में कैसे वो बिहेवियर करता है ना, और इसका गोल क्या होता है एबीए का गोल होता है हाँ, जो अच्छा व्यवहार होता है उसको इंक्रीज किया जाए, और जो डिक्रीज बिहेवियर है ना, तो डिक्रीज किसको करोगे, जो नेगेटिव बिहेवियर होगा, जो हार्मफुल होगा लर्निंग में, और जो हेल्पफुल है उसको आप इंक्रीज करोगे। सिंपल सी कहानी है, जो लर्निंग में हेल्पफुल है उसको बढ़ाइए, और जो लर्निंग में हेल्पफुल नहीं है, हार्म कर रहा है, नुकसान कर रहा है या डिस्टर्ब कर रहा है, उसको आप कम करते चले जाइए। ठीक है ना, आगे मूव करते हैं गाइस। एबीए जो है वो थेरेपी प्रोग्राम्स कहाँ कहाँ पे हेल्प करती है, ये हेल्प करती है आपकी इंक्रीज
एबीए कहाँ कहाँ हेल्प करिए, इंक्रीज लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल, बच्चे में भाषा और संप्रेषण के कौशल को बढ़ाने में, इम्प्रूव अटेंशन फोकस सोशल स्किल मेमोरी एकेडमिक्स, है ना, बच्चे के अंदर सामाजिक कौशल फोकस करने में, अटेंशन इम्प्रूव करने में, है ना, मेमोरी और एकेडमिक्स को जो है वो बढ़ाने में जो है मदद करिए। द मेथड्स ऑफ बिहेवियर एनालिसिस हैव बीन यूज्ड एंड स्टडीड फॉर डिकेड्स। ठीक है, तो ये मेथड जो है वो सालों से जो है वो यूज की जा रही है। ठीक है, बहुत सारे जो है अलग अलग टाइप के लर्नर्स के लिए उपयोगी होती है। ठीक है, तो ये जो है एबीए जो है आपके लिए ज्यादातर जो है वो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स के, ऑटिज्म जिसे आप लोग कहते हैं एएसडी, जो उनके लिए 1960s से जो है वो यूज की जा रही है। ठीक है, तो एबीए क्या है, थेरेपी बेस्ड होती है, लर्निंग और बिहेवियर के साइंस के ऊपर डिपेंड होती है। तो बच्चा कैसे व्यवहार सीख रहा है, किस चीज से व्यवहार उसका एनवायरनमेंट से प्रभावित है, और व्यवहार जो है वो कैसे आता है बच्चे के अंदर, और सीखने से संबंधित व्यवहार को कैसे बढ़ा सकते हैं, और जो सीखने को डिस्टर्ब कर रहा है उसको कैसे कम कर सकते हैं, सिंपल कहानी। ठीक है, तो ये हो गया आपका एबीए। अब आगे मूव करते हैं गाइस। अब आगे आपका बीबीए, है ना, एबीए से ही कनेक्टेड आ गया बीबीए। ये सारी कौन सी है, ये बिहेवियरल थेरेपी है। एक और आएगी इसमें सीबीटी, तो तीन बिहेवियरल थेरेपी हो जाएंगी आपकी। तो वर्बल बिहेवियर बीबी क्या होता है, बीबी थेरेपी क्या होती है, टीचर्स कम्युनिकेशन एंड लैंग्वेज, जो कि वर्बल बिहेवियर, वर्बल से समझेंगे ना, वर्बल को कनेक्ट करिए कम्युनिकेशन और लैंग्वेज से, मौखिक को। तो बच्चा जो है वो कम्युनिकेशन और लैंग्वेज को कनेक्ट करता है। इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एबीए एंड द थ्योरीज ऑफ बिहेवियरिस्टिक बीएफ स्किनर। तो एबीए हो या बीबीए हो, दोनों कनेक्टेड है। बीबीए में, बीबीए एबीए के अंदर ही शामिल होता है एक्चुअल में, एबीए ब्रॉड है और बीबीए उसी के अंदर ही आ रहा है, इसीलिए कनेक्ट करते होता है। दोनों में कम्युनिकेशन और लैंग्वेज को जो है वो इम्प्रूव किया जाता है, क्योंकि दोनों ही बिहेवियर का, कम्युनिकेशन और भाषा दोनों ही व्यवहार को एक्सप्रेस करने का तरीका है। और ये किससे कनेक्टेड है, आपके स्किनर की थ्योरी, व्यवहारवादी थ्योरी से कनेक्टेड है। एबीए के अंदर ही बीबीए आता है। थोड़ा सा है ना कंफ्यूजिंग, तो एक दो बार सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा गाइस, टेक्निकल है फिर मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, verbal behavior therapy doesn't focus on words as label only cat car etc। तो वर्बल बिहेवियर वो कह रहा है कि जो मौखिक व्यवहार चिकित्सा होती है, जैसे हिंदी में मौखिक व्यवहार चिकित्सा कह रहे हैं बीबीए को, तो क्या कह रहा है, केवल जो है वो वर्ड्स के लेबल के ऊपर नहीं काम करता है कि बिल्ली कार, ये सारे लेबल हैं। Rather it teaches why we use words and how they are useful in making request and communication idea। वो कहते हैं कि हम सिर्फ ये नहीं बच्चों को कहेंगे ये बिल्ली है, ये कार है, ये चूहा है, ये फोन है, ये बॉटल है, ऐसा नहीं। वो कह रहा है कि वीबीए क्या सिखाएगा, वर्बल बिहेवियर थेरेपी, कि ये जो मौखिक शब्द है इनको लैंग्वेज में, संप्रेषण में किस तरह से आप उपयोग में लाएंगे, कि इट टीचेस व्हाई वी यूज वर्ड्स एंड हाउ दे आर यूजफुल इन मेकिंग रिक्वेस्ट एंड कम्युनिकेशन। तो ये रिक्वेस्ट और कम्युनिकेशन में जब आप इसको लैंग्वेज में यूज करेंगे तो किस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो वीबीए एक्चुअल में कनेक्टेड है आपके टेक्निक्स, जिसे आप लोग एररलेस लर्निंग कहते हैं। एररलेस लर्निंग मतलब त्रुटि रहित शिक्षण। एररलेस टीचिंग क्या होता है, मींस इमीडिएट एंड फ्रीक्वेंट प्रॉम्प्ट्स टू एंश्योर द स्टूडेंट्स प्रोवाइड द करेक्ट रिस्पॉन्स ईच टाइम। ठीक है, यानी कि गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं है। त्रुटि रहित शिक्षण यानी सुनिश्चित करने के लिए कि बच्चा जो है, जो भी उसको प्रॉम्प्ट दिए जा रहे हैं, बच्चा जो भी उसको सिखाया जा रहा है, वो ईच टाइम जो है वो करेक्ट ही सिखाया जाएगा। ओवर टाइम दीज प्रॉम्प्ट्स आर रिड्यूस्ड, और धीरे धीरे उन प्रॉम्प्ट को जो हम लोग क्या करते हैं, कम करते जाते हैं, ताकि बच्चा इंडिपेंडेंटली जो है वो करेक्ट रिस्पॉन्स देना शुरू हो जाए। शुरू से ही हम उसको जो है वो इस तरह से सिखाएंगे, इस तरह से उसको रिक्वेस्ट करना सिखाएंगे कि जो है वो बच्चा क्या करेगा। बच्चा अभी एक एग्जाम्पल मैं आपको दूंगी तो आपको उससे समझ में आ जाएगी जी केयरलेस टीचिंग क्या होती है। मीन्स आप बच्चे को इस तरह से रिक्वेस्ट करना, इस तरह से वर्ड कम्युनिकेशन सिखा रहे हो, और फिर वो प्रॉम्प्ट दे करके कि वो गलती करे ही ना, है ना, बार बार सेम चीज रिपीट कर करके बता रहे हो, आप इसको इस तरह से बोलेंगे, इस तरह से बोलेंगे, फिर वो बच्चा उसी वे में बोल रहा है, और फिर आप प्रॉम्प्ट को धीरे धीरे कम करते चले जाएंगे। जैसे एक एग्जाम्पल ले रखा है, स्टेप वन क्या है, कि थेरेपिस्ट क्या करता है, बच्चे के सामने एक बिस्किट रखता है। कुकीज क्या होता है, बिस्किट होता है ना, बच्चे से प्रतिक्रिया संकेत करने के लिए कहता है कि ये क्या है, ये बिस्किट है। ठीक है, फिर बच्चा भी यही कहता है कि ये बिस्किट है ना। फिर चिकित्सक जो थेरेपिस्ट होता है वो बिस्कुट रखता है, और प्रतिक्रिया का संकेत देने पर
सी ध्वनि बनाता है, सी मतलब कि कुकीज, है ना। अगर आप बिस्किट बोल रहे हैं तो बी बोलेंगे। तो शुरू में आपने पूरा बिस्किट बोला कि ये क्या है, बिस्किट है। फिर 2-3 बार आपने वो चीज बोली, फिर आप उसके आगे बिस्किट रखेंगे और आप बोलेंगे ये क्या है, तो बी, बी, लाइक दैट। तो अब वो बिस्किट बोलेगा। तो क्या कर रहे हो आप, जो है वो देने वाली जो सहायता थी उसको फेड आउट कर रहे हो एक्चुअल में। द थेरेपिस्ट होल्ड द कुकीज इन द चाइल्ड्स लाइन ऑफ साइट एंड वेट्स फॉर द रिक्वेस्ट विथ नो क्यूज। अब थर्ड लेवल पे, सेकंड पे तो आपने बी और सी बोला ना, लेकिन अब कुछ भी नहीं बोलना, सिर्फ कुकीज रखोगे, उसके सामने बिस्किट रखोगे, वो बोलोगे कि ये क्या है, तो खुद से रिक्वेस्ट करेगा कि मुझे बिस्किट चाहिए। तो एररलेस हो गए ना। आपने गलती करने ही नहीं दी, पहले पे तो पूरा ही बोल दिया, दूसरे पे उसको क्लू दे दिया, तीसरे पे बिना क्लू के बच्चा बोलेगा। तो दिस इज कॉल्ड बिहेवियर, वर्बल बिहेवियर थेरेपी, जिसमें टेक्निक यूज कर रहे हैं एररलेस लर्निंग। ठीक है, द अल्टीमेट गोल इज फॉर द चाइल्ड टू से कुकीज। अल्टीमेट गोल क्या था ये तीनों स्टेप में, कि बच्चे को कुकीज या बिस्किट वर्ड जो है वो बोलना सिखाना है विदाउट एनी प्रॉम्प्टिंग। क्लियर। तो ये है वर्बल बिहेवियर थेरेपी। अब आ गया आपका सीबीटी, ये तीसरी थेरेपी है बिहेवियरल की, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, विच इज वेरी क्लोज टू काउंसलिंग लाइक। ठीक है, तो आपको वर्ड से भी समझ में आ रहा है कि किसी के दिमाग में घूम करके आना है, दिमाग से निकाल के आना है। इसको शॉर्ट में हम लोग टॉक थेरेपी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, टॉक थेरेपी। तो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी या सीबीटी क्या होता है, इट इज ए शॉर्ट टर्म फ्रॉम बिहेवियरल ट्रीटमेंट। ठीक है, तो बिहेवियर ट्रीटमेंट का ही एक तरीका होता है। इट हेल्प पीपल प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद करता है। सीबीटी ऑल्सो रिवील्स द रिलेशनशिप बिटवीन बिलीव, थॉट्स एंड फीलिंग एंड द बिहेवियर्स दैट फॉलोज। ठीक है, ये कनेक्टेड होता है, आपका विश्वास कैसा, आपके विचार कैसे, आपकी फीलिंग्स कैसी है, जो कि हम बात करके, इसीलिए इसको टॉक थेरेपी भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब क्या प्रॉब्लम है, किस तरह की प्रॉब्लम है, उसको हम लोग आपके विश्वास, आपके विचारों के जरिए, आपके फीलिंग्स को जान करके जो है पता करने का प्रयास करते हैं। तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड टॉक थेरेपी। को पूछो टॉक थेरेपी क्या होता है, तो दिस इज सीबीटी ओनली, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। अब कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी को और जानने का प्रयास करते हैं कि ओरिजिनली जो है ये डिप्रेशन को ट्रीट करने के लिए बनाई गई थी। सीबीटी इज साइको सोशल इंटरवेंशन। कैसा है, साइको सोशल, मनोवैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक, है ना। इसमें साइकोलॉजी भी यूज कर रहे हैं और सोशल भी यूज कर रहे हैं। टॉक कर रहे हैं बच्चे से, आम सोशल तरीके से बातचीत करने का प्रयास और उसके व्यवहार को पढ़ने का प्रयास किया, इसलिए इसको साइको सोशल इंटरवेंशन बोलते हैं, जिसका उद्देश्य विभिन्न मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों और मुख्य रूप से अवसाद और चिंता विकारों के लक्षण को कम करना होता है। जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था, जो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड जितने भी इश्यूज होते हैं, डिप्रेशन, एंग्जाइटी डिसऑर्डर, है ना, इनके ऊपर जो है वो काम करना होता था। अब हमारे लिए किस तरह से संबंधित है, ओरिजिनली तो ये डिप्रेशन को ट्रीट करने के लिए सीबीटी बनाया गया था, कि आप बात करिए, जानने का प्रयास कीजिए कि आपको किस तरह की परेशानी है, क्या टेंशन है और। ठीक है, लेकिन बाद में जो है इसको कई इश्यूज के लिए यूज करा जाने लगा, जैसे कि मेंटल हेल्थ कंडीशन, एंग्जाइटी, है ना, और सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर हो गया, मैरिटल प्रॉब्लम, शादीशुदा वैवाहिक समस्याएं जो होती है, एडीएचडी, ईटिंग डिसऑर्डर्स, इन सब के लिए जो इनको यूज किया जाता है। तो मेंटल हेल्थ के लिए जनरली जो है वो सीबीटी को यूज किया जाता है। ठीक है, की सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए। आगे मूव करते हैं। आगे है आपका जैस्पर। जैस्पर क्या होता है, थोड़ा ये एक एक नंबर वाले में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। जैस्पर फिर से कि 3 भागों में बांट दीजिए, JASPER, मैंने एक नंबर वाले में भी बताया था ऐसे। तो ज्वाइंट अटेंशन, सिंबॉलिक प्ले, एंगेजमेंट एंड रेगुलेशन। ठीक है, तो ये बड़ा आने का तो कम चांसेस है, लेकिन हाँ आपको जो है 2 नंबर में शायद आपसे पूछ ले, 1 नंबर में तो इम्पोर्टेंट है ये। तो जैस्पर क्या होता है, ज्वाइंट अटेंशन, सिंबॉलिक प्ले, एंगेजमेंट एंड रेगुलेशन। इट इज ए प्ले बेस्ड इंटरवेंशन। आप मेन मेन चीजें याद रखिए, अगर आपको डिफिकल्ट लग रहा है तो ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, आपके पास चॉइस भी आती है गाइस। ठीक है, तो घबराहट में चीजें गड़बड़ नहीं करनी है, आपको जितना समझ में आता है उसको उस तरीके से, हाँ, लेकिन हर चीज के बारे में आपको बस कोशिश होनी चाहिए कि थोड़ा थोड़ा आपको जरूर पता हो। ठीक है, तो ये क्या है, एक प्ले बेस्ड इंटरवेंशन होता है। ये भी एएसडी के बच्चों के लिए होता है, जहां पर हम क्या टीच करते हैं, सोशल कम्युनिकेशन स्किल्स टू यंग चिल्ड्रन विद ऑटिज्म। तो प्ले बेस्ड, अब कितना जानना है, पहले तो फुल फॉर्म, ज्वाइंट अटेंशन, सिंबॉलिक प्ले, एंगेजमेंट एंड रेगुलेशन। एसपी आ गया ना, सिंबॉलिक प्ले, तो यानी कि प्ले बेस्ड थेरेपी है। ठीक है, प्ले बेस्ड थेरेपी या प्ले बेस्ड इंटरवेंशन है, जो कि एएसडी के बच्चों के लिए यूज किया जाता है, ताकि उनकी सोशल कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव किया जा सके। अब 3-4 लाइनें तो बन गई ना, 2 नंबर का क्वेश्चन तो खत्म। अभी थोड़ा और ज्यादा पूछते हैं तो देख लीजिए किसने डेवलप किया गया था, तो डॉक्टर कॉनी केसारी ने करा था, है ना, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से।
वहां पे इन्होंने इसको जो है उस कंसेप्ट को डेवलप किया था। ऑटिस्टिक बच्चों के लिए यूज किया जाता है। तो जैस्पर इज डिजाइन फॉर प्री स्कूल एंड स्कूल एज चिल्ड्रन विद ऑटिज्म, है ना। प्री स्कूल और स्कूल एज चिल्ड्रन दोनों के लिए जो है वो यूज किया जाता है। ठीक है। तो मेनली प्ले और स्कूल कम्युनिकेशन, सोशल कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करने के लिए होते हैं। प्री स्कूल और स्कूल एज चिल्ड्रन के लिए होता है ना। और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में डॉक्टर कॉनी केसरी ने जो इसको डेवलप किया था। और प्ले बेस्ड इंटरवेंशन है। बस कहानी खत्म हो गई, इतना सा याद रख लो, बहुत है, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है हमारे को। आगे बात करते हैं फ्लोर टाइम एक्टिविटीज। तो ये फ्लोर टाइम एक्टिविटीज क्या होती है? फ्लोर का मतलब पता ही है, फर्श पर, है। तो फ्लोर टाइम एक्टिविटी बताइए आपको, फर्श पर, है ना, फर्श से कनेक्टेड है। तो इट इज एन इंटरवेंशन दैट इज यूज्ड टू प्रमोट एन इंडिविजुअल्स डेवलपमेंट थ्रू ए रिस्पेक्टफुल, प्लेफुल, जॉयफुल एंड एंगेजिंग प्रोसेस। एंगेजिंग प्रोसेस का मतलब है कि बच्चों को उसमें काम में एंगेज करके, है ना, बिजी करके, और जॉय करते हुए, इंजॉय करते हुए, प्ले, खेलते खेलते जो है उसका जो है वो इंटरवेंशन करना है। फ्लोर टाइम, फ्लोर टाइम फर्श पे खेली जाने वाली, है ना। When using a floor time approach, the therapist of the child's parent join the child in playtime activities the child's enjoy। तो जब ये थेरेपी यूज की जाती है तो बच्चा, बच्चे के पेरेंट्स जो हैं और बच्चा खुद इस एक्टिविटीज में जो है सभी शामिल होते हैं। जनरली फ्लोर टाइम एक्टिविटीज में आपको सिंपल सी भाषा में, यानी कि हम बच्चे के साथ में बिल्कुल फ्री होके, किसी तरह की कोई फॉर्मल इनफॉर्मल वे में जब हम चीजों को एंजॉय करते हैं, तो किसी भी तरह के गेम्स हो सकते हैं। कुछ गेम्स के नाम है ना, जैसे झात करने वाला, हाइड एंड सीक वाला गेम होता है, पीकबू, बबल्स, जैसे बच्चे के आगे जैसे चुन्नी डाल के करते हैं ना, ऊपर नीचे मुंह खोलना, मुंह दिखाना, छुपाना, है ना। बबल्स और बलून के गेम, टिकल्स और हग का गेम, ये एएसडी के बच्चों के लिए है। तो टिकल हग क्या होता है, थोड़ा शायद अलग से लगेगा। टिकल्स का मतलब होता है गुदगुदी करना, हम लोग बच्चे को गुदगुदी करते हैं ना। तो ये सेंसेस से कनेक्टेड है, कहने की मल्टी सेंसरी अप्रोच यूज करें। हग करना, बच्चे को गले लगाना। तो यहाँ पे हम लोग जो है ना फीलिंग, है ना, टच करके फील वाली जो है सेंस, उसको इम्प्रूव करने का प्रयास कर रहे हैं। तो गेम के थ्रू कर रहे हैं। डिफरेंट एक्टिविटीज ऐड करेंगे, चेस खेलना, कैरम बोर्ड, स्नैक्स एंड लैडर, और अदर फ्लोर टाइम एक्टिविटी जैसे ड्रेसिंग, अनड्रेसिंग, मील टाइम, कार्ड टाइम, है ना, छोटे छोटे प्ले के द्वारा गेम खेलना, किचन गेम और कई तरह के। तो ये सारी फ्लोर टाइम एक्टिविटीज होती है। जिससे होता क्या है, बच्चे के इंडिविजुअल डेवलपमेंट को हम लोग प्रमोट करते हैं। कैसे? प्लेफुली, जॉयफुली, और उन सबको एंगेज करते हैं। एंगेज क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे थेरेपिस्ट भी इन्वॉल्व होगा, बच्चा भी और बच्चे का पेरेंट भी, है ना। तो मजे मजे में हम लोग जो है बच्चे का डेवलपमेंट करवाने का प्रयास करते हैं, इसलिए हम लोग फ्लोर टाइम एक्टिविटीज से आप लोग कहते हैं। ठीक है। आगे मूव करते हैं। टीच। तो ये भी थोड़ा एक खतरनाक सा वर्ड, जेस्पर, टीच, ये थोड़े खतरनाक वर्ड है। अभी एक दो खतरनाक वर्ड और अगले वीडियो में भी आने वाले हैं। ठीक है। एक लास्ट छोटा सा वीडियो और रह गया, उसके अंदर भी आएंगे। The teach method is a structured program that helps individuals with ASD learn functions and reach their goals। ठीक है। तो टीच मेथड कैसी होती है कि स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम होता है। एएसडी के लिए हमेशा स्ट्रक्चर्ड, यानी इन लोगों को स्ट्रक्चर्ड का मतलब क्या होता है, मैं आपको यहाँ बताऊंगा कि इन लोगों को जो है ना, ज्यादा एएसडी के जो बच्चे होते हैं ज्यादा चेंज नहीं पसंद होता है। एक ही तरह की यदि इनको अगर इनको कंटेंट पसंद है, एक ही तरह की यदि यूनिफॉर्म पसंद है, एक ही तरह का रूटीन पसंद है, तो वो ही उनको चाहिए। अगर वो डिस्टर्ब होता है तो ये लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं, बिहेवियर प्रॉब्लम जो है वो शो करने लग जाते हैं। तो इसलिए बोलते हैं स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम। हर चीज जो है वो सिस्टमेटिक स्ट्रक्चर्ड वे में, चाहे वो फिजिकल वाला स्ट्रक्चर हो, चाहे वो टीचिंग का हो, सारी चीजें स्ट्रक्चर्ड होती, संरचित, शुरू से ही संरचित हो, सब शुरू से ही, पहले से ही सब कुछ हमने उनका प्लान कर रखा है। दैट हेल्प्स इंडिविजुअल विद एएसडी टू लर्न फंक्शन एंड रीच देयर गोल्स। बच्चे को डिफरेंट कार्य सीखने में और लक्ष्य प्राप्त करने में मदद करता है। टीच प्रोग्राम वॉज फॉर्म्ड एट द यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना, है ना। इसको कैरोलिनिया यूनिवर्सिटी में बनाया गया था। देयर कंटिन्यूइंग मिशन इज टू प्रमोट स्ट्रक्चर लर्निंग। टीच सीधा सीधा स्ट्रक्चर लर्निंग से कनेक्टेड है, सिंपल सी बात है। ठीक है। और कनेक्टेड, okay, structure learning environment that encourage visual based engagement and communication। Okay, teach is an evidence based academic program that is based on an idea that autistic individuals are visual learner, so teachers must correspondingly adapt their teaching style and intervention। तो वो ऑटिस्टिक जो टीच है वो मेनली ये कहने का प्रयास करता है कि जो ऑटिस्टिक बच्चा है एक्चुअल में वो देख करके विजुअल लर्नर होता है, है ना। हमने लर्निंग के स्टाइल देखे ना, तो ये कैसा होता है, विजुअल लर्नर होता है। तो ये विजुअल लर्नर है।
ठीक है। तो ठीक है, तो ये विजुअल लर्नर होता है गाइस। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, और इस वे में जो है वो चीजों को जो है बच्चे को स्ट्रक्चर्ड वे में, ताकि वो देख करके चीजों को जो है वो प्रॉपर वे में जो है वो चीजों को सीखे, इंटरवेंशनल स्ट्रेटजीज जो है वो डेवलप की जाती है। तो टीच जो है वो एक एविडेंस बेस्ड एकेडमिक प्रोग्राम होता है। ठीक है, जहाँ पे ये माना जाता है कि ऑटिस्टिक बच्चा जो है वो विजुअल लर्नर है, तो हर चीज उसके जो लर्निंग स्टाइल, टीचिंग स्टाइल होता है, वो इसी पर ही बेस्ड होता है। अब प्रिंसिपल्स कौन से हैं टीच के, तो 5 प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं। फिजिकल स्ट्रक्चर रेफर्स टू इंडिविजुअल्स इमीडिएट सराउंडिंग। फिजिकल स्ट्रक्चर की हम लोग बार बार बात कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने जानबूझ के टीच का फुल फॉर्म नहीं दिया, क्योंकि मैं 1 नंबर वाले में बता चुकी हूँ, और मैं उम्मीद करती हूँ कि अभी तक वो आपको याद हो गया होगा। तो जिन जिन्होंने पढ़ लिया है वो जरा मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा टीच का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, तो देखते हैं कितना आप लोगों ने 2 सेशन का बेनिफिट उठाया है। ठीक है, तो मैडम सेशन डाल दीजिए, सेशन डाल दीजिए, तो देखो तो सही 2 सेशन पहले पढ़े हैं कि नहीं पढ़े। गाइस ऑफ कोर्स ये सेशन भी लेट है। लेट होने का गाइस, मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ, बहुत ही इमरजेंसी में मुझे बाहर आना पड़ा। अब आप यकीन मानिए ये सेशन जो है आपका यू नो कहीं और बैठ करके बन रहा है, मैं एक होटल में बैठ करके आपका जो है वो ये सेशन जो है वो रिकॉर्ड कर रही हूँ, है ना। मुझे भी पता है गाइस आपका एग्जाम है, तो मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ इस चीज के लिए। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा गाइस टाइम चाहिए होता है कई बार चीजों के लिए, और कई बार इमरजेंसी सिचुएशंस भी आ जाती है। तो आई होप कि आप लोग जो है यहाँ थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे चीजों को। तो चलिए बात कर रहे थे टीच के ऊपर। तो टीच यदि आपने 1 नंबर वाले सेशन में पढ़ा है, ठीक है, तो वो 1 नंबर वाला सेशन जो है वो पढ़ करके, अगर नहीं पढ़ा तो पढ़ लीजिएगा, और मुझे कमेंट बॉक्स में टीच का फुल फॉर्म बताने जा रहे हैं आप लोग। अब यहाँ फिजिकल स्ट्रक्चर की बात करें, फिजिकल स्ट्रक्चर यानी बच्चे की सराउंडिंग, जहाँ वो डेली एक्टिविटी कर रहा है, खेल रहा है, खा रहा है, आपको उसका जो वर्क प्लेस है, सारी चीजें जो है उसकी फिजिकल बाउंड्रीज, फिजिकल सराउंडिंग्स। ठीक है, तो ये आ जाएगी। फिर हैविंग ए कंसिस्टेंट शेड्यूल इज पॉसिबल। तो फिर दूसरी चीज टीच में क्या आएगी, एक तो फिजिकल स्ट्रक्चर की बात करें, दूसरी बोल रहा है कि उसका शेड्यूल जो है वो जो यानी कि क्या उसको डेली उसमें करवाना है ना। वेरियस मीडियम्स होने चाहिए, जैसे ड्राइंग कैसे कराओगे, है ना, किस तरह से आप पिक्चर्स का, कार्ड्स का, ये सारी चीजों को यूज कर सकते हो। रूटीन की बात यहाँ पर कर रहा है गाइस, बच्चों को क्या क्या कम्युनिकेशन में क्या क्या चीजें आप जो है सिखाने वाले हो, रिटर्न इंस्ट्रक्शंस कैसे होंगी, विजुअल स्ट्रक्चर क्या होगा, विजुअल बेस्ड क्यूज और रिमाइंडर्स और इंस्ट्रक्शंस की बात जो है यहाँ पर, यानी बेसिकली विजुअल लर्नर की बात कर रहे हैं। टीच में आपको फुल फॉर्म और ये किस चीज के लिए मेनली बेसिस होता है, आपको बस ये याद रखना है कि स्ट्रक्चर प्रोग्राम होता है, एएसडी के बच्चों के लिए होता है। ठीक है, विजुअल लर्नर मानते हुए बच्चों के लिए इंटरवेंशन स्ट्रेटेजीज को जो है वो रखा जाता है। मेन टीच का फुल फॉर्म है, जो कि 1 नंबर में आने का चांसेस है, और आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, तो आगे देखते हैं गाइस। तो ये था आपका आज का सेशन। आई होप कि सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। स्टे ट्यून्ड विद द चैनल गाइस, एक सेशन कल आपका और आएगा, ऑफ कोर्स कल आएगा। ठीक है, क्योंकि कल के बाद तो चांस नहीं है हमारे पास में। और मैं चाहे जितनी भी बिजी हूँ, आपका सेशन आपका लेट जरूर मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर गाइस। आप लोगों ने इतना मेरे साथ एडजस्ट किया, कोऑपरेट किया, थैंक यू सो मच गाइस। स्टे ट्यून विद द चैनल, होपफुली आप अच्छी तैयारी करें, और ये लास्ट पेपर भी आपका बहुत बहुत अच्छा हो। ठीक है, आपके पास जितने भी रिसोर्सेस है उन पर भी भरोसा रखिए। और आप, मुझे पता है कि सेशन बेशक से लेट हुआ, लेकिन अपनी तैयारी आपने बंद नहीं करी होगी। आपके पास बहुत सारे रिसोर्सेज है, उनसे आपकी सेशन जो है वो कंटिन्यू रहे होंगे, और रही सही कसर मेरा सेशन पूरी करेगा। थैंक यू सो मच गाइस। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, बेल आइकॉन प्रेस करिए, फ्यूचर नोटिफिकेशन के लिए। मत समझिए कि 8 तारीख को पेपर खत्म तो कहानी खत्म। अभी सेकंड ईयर है गाइस, सेकंड ईयर में बहुत ही इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग प्रैक्टिकल बेस्ड सेशन आने वाले हैं गाइस। तो स्टे ट्यून विद द चैनल, स्टे ट्यून विद दिस जर्नी ऑफ रूट्स ऑफ स्पेशल एजुकेशन। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।